यहाँ से दिख नहीं रहा। ये एक सर्किट है यहाँ पर। सो दिस ट्रांजिस्टर हैज बीन बायस्ड यूजिंग दिस सर्किट। तो इस सर्किट को जो बायस किया गया है, तो नाउ इसमें अब हमने क्या करना है कि डिटर्मिन द क्यू पॉइंट, मींस द क्यूसेंट पॉइंट, which is an operating point, and also find the minimum, or sorry, the maximum peak value of the base current for linear operation. So for linear operation means the transistor has to be working in an amplifier mode, because in linear or active region of the output characteristics of a transistor, the transistor works in a amplifier mode. सो इन दैट केस हमें ये पता करना है कि क्यू पॉइंट क्या है इसका, इस सर्किट का, मींस किस पॉइंट पे ये ट्रांजिस्टर ऑपरेट कर रहा है इन दैट कैरेक्टरिस्टिक्स, और इसमें मैक्सिमम इसकी जो बेस करंट की पीक वैल्यू क्या है, और पीक वैल्यू क्या है बेस करंट की। तो ये दो चीजें हैं। तो ये जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि बाइसिंग जब हम करते हैं, तो आप, मैं चलो थोड़ा सा फिर ये बताता हूँ। बाइसिंग जब हम करते हैं तो, क्योंकि वो क्यों करते हैं वो पूरा एक्सप्लेन किया है, तो अब हमने वो सारा जो एक्सप्लेन अभी तक हो चुका है उसका अब एक न्यूमेरिकल करना है, कि एक एक्चुअल सर्किट है, उस एक्चुअल सर्किट को अब हमने एक्चुअल कैलकुलेशंस यूज करनी है। और वो कैसे करनी है, वो जो मैंने आपको बताया था कि इसके दो सर्किट्स होंगे, एक इनपुट सर्किट और एक आउटपुट सर्किट। तो ट्रांजिस्टर जो सर्किट होता है उसमें एक इनपुट सर्किट है, आउटपुट सर्किट है। इनपुट करेक्टरिस्टिक्स हुए और आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स हुए। अब इनपुट सर्किट को कैसे एनालाइज करना है और आउटपुट सर्किट को कैसे एनालाइज करना है, ये दोनों हमें करने हैं, जो हम लेक्चर में कर चुके हैं। तो अब आपको सिंपली यही करना है कि केवीएल लगाओ। एक यहां से हो नहीं रहा, मैं इसको ना बंद ही करता हूँ, उधर से करता हूँ। ये दिख रहा है ना सबको? यस सर। हाँ, तो अब इसमें क्या करना है, केवीएल लगाना है। तो जो हम डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर्स में, तो आपको पूरा मैंने डिस्क्राइब किया है, रिपीट कर करके डिस्क्राइब किया है। अब आपको वो एक्चुअली जो डिस्क्रिप्शन दी है मैंने, वो आपको यूज करनी है। तो अब आप एक्चुअली इसको सर्किट को का केवीएल यूज करो, जो पहले पहले लेक्चर में बताया था मैंने। तो अब केवीएल लगाना है आपको। सो यूजिंग केवीएल इन द इनपुट सर्किट लूप, इनपुट लूप और इनपुट सर्किट। तो आप 2 मिनट कोशिश कीजिए, क्या केवीएल इक्वेशन बन रही है, क्योंकि केवीएल अगर अप्लाई करेंगे तो एक इक्वेशन बनेगी। सो सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस मस्ट बी जीरो। तो वो इनपुट सर्किट की क्या केवीएल इक्वेशन बन रही है, 2 मिनट कोशिश करो, फिर मैं आगे बताता हूं।
ओके, सो एज यू ऑलरेडी नो फ्रॉम द लेक्चर्स कि जो क्यू पॉइंट है वो हमें फाइंड आउट करना होता है फ्रॉम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ट्रांजिस्टर। तो ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, कॉमन एमिटर मोड में है। तो इस कॉमन एमिटर का जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हमें ग्राफिकली वो हमें मालूम है, बट उससे हमें ये पता है कि आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं जो हम ड्रॉ करते हैं तो वो VCE वर्सेस IC मींस आउटपुट वोल्टेज VCE क्योंकि कॉमन एमिटर है, सो आउटपुट वोल्टेज होगी अक्रॉस कलेक्टर एंड एमिटर, and IC current which is the output current to be supplied at the load। लेकिन उसको फाइंड आउट करने के लिए हमें इनपुट लूप में पहले इक्वेशन जो मैंने अभी आपको बताया कि इनपुट सर्किट की इक्वेशन फाइंड आउट करो, ये सारा इकट्ठा आ गया। तो इसमें इनपुट इक्वेशन जो है वो ये है IB इंटू RB, दिस इज द करंट IB flowing into the base current because of this voltage source, a DC source. So due to this we have a flow of current in the base which is IB. So that is the IB current over here. So IB into RB is equal to VBB minus VBE. VBE is the voltage across base and emitter. And now we have a ground over here. So we have only three variables over here. One is VBB, IB into RB, and VBE. So sum of all the three should be 0. So if we rearrange this, then we come to this equation, IB into RB, RB goes down, and now VBB minus VBE. So only three variables, VBB, RB into IB, that will be the voltage drop across this resistance, which is IB into RB, and the voltage across base and emitter, which is normally 0.7 for silicon transistor. Okay, so if you equate this and solve for IB, so we have 10 volts for VBB given over here, 0.7 volt is for VBE for silicon transistor, and 47 kilo ohms is the base resistance, which is this one. So equating all these values, we have 198 microamperes as a base current. So at this base current, the transistor will be operating. So that's why it is called IBQ, the quiescent point. Now, based on this IB quiescent point, we can easily calculate the collector current at the output. So IB is at the input and collector is at the output again. So beta multiplied by IB. Beta given is 200 multiplied by this IB, the base current. We have this much collector current. So ICQ. So means the transistor will be operating at 198 microamperes at base, and at the collector it is 200 times. So that's why it is 39 milliampere. So the transistor is operating at these two currents. And now for the output loop, the KVL at the output loop. So KVL at the output loop, we have VCE, this one, this across collector and emitter. VCC is over here, sum of VCC plus IC into RC, the collector current into this collector resistance, plus VCE is equal to 0. So rearranging this, we have this. So VCE is the difference between VCC minus the drop over here. So rearranging the KVL in this form, we have this, जो कि हम पाइसिंग सर्किट में हम कर चुके हैं। तो ये हमारी वैल्यू आ गई 6.93 वोल्ट्स एज द VCE। सो आउटपुट वोल्टेज हमें पता करनी है।
आउटपुट करंट हमें पता करना है और बेस करंट हमें पता करना है। तीनों हमने पता कर लिया, IBQ, ICQ एंड VCEQ। तो इजिली हम वो करेक्टरिस्टिक्स के ऊपर वो पॉइंट को ग्राफिकली ड्रॉ कर सकते हैं। इन तीनों को ही पता करना है हमें, बिकॉज द आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स इज ड्रॉन between, or the relation between VCE and IC. VCE on the x-axis, IC on the y-axis. तो IBQ is changing। तो वो हमने 3 पॉइंट्स, 3 वैल्यूज पता कर ली। इन 3 वैल्यूज को हम ग्राफिकली ड्रॉ कर सकते हैं, वो हम नेक्स्ट में देखेंगे आगे। बट बिफोर गोइंग इनटू दैट, मैं फाइनल ड्राइंग बनाने से पहले अब आपको सेकंड पॉइंट, ये 3 पॉइंट्स तो हमने निकाल लिए, क्यू पॉइंट हमें पता चल गया। सो वी हैव ऑलरेडी फाउंड आउट द क्यू पॉइंट मैथमेटिकली। और ग्राफिकली कैसे ड्रॉ करेंगे वो मैं जब ग्राफ दिखाऊंगा उसमें देखते हैं। तो ये हमने क्यू पॉइंट पता कर लिया। तो क्यू पॉइंट के लिए हमने लेक्चर में देखा था ये 3 पॉइंट्स ही हमें चाहिए होते हैं, तो वो हमने तीनों फाइंड आउट कर लिया। अब सेकंड पार्ट है फाइंड द पीक वैल्यू ऑफ द बेस करंट और लीनियर ऑपरेशन। तो उसके लिए अब हमें क्या क्या करना है, पीक पॉइंट हमें पता करना है कि पीक वैल्यू बेस की कहाँ है, मींस के मैक्सिमम वैल्यू जो बेस करंट की है क्या है। ये तो है ऑपरेटिंग कि इस बेस करंट पे ये ट्रांजिस्टर ऑपरेट कर रहा है, बट मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है जिसमें ये ऑपरेट कर सके। क्या कौन सी वैल्यू हो सकती है कि जिसके ऊपर ट्रांजिस्टर बर्न हो सकता है। अगर इसके ऊपर हम पीक वैल्यू के ऊपर जाएंगे तो ट्रांजिस्टर में गेट बर्न्ड। सो वो क्या है, वो जो मैक्सिमम वैल्यू है। उसके लिए फिर हमें क्या फाइंड आउट करना है, सैचुरेशन करंट। तो सैचुरेशन करंट क्या है, सैचुरेशन मींस कि एट above that value or at that value the transistor gets saturated। उसके ऊपर हमें अब फाइंड आउट करना है कि वो कौन सी वैल्यू होगी कलेक्टर करंट की जिसमें ट्रांजिस्टर सैचुरेट हो जाए, और वहीं से फिर हम बेस करंट की सैचुरेटेड वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो IC सैचुरेशन कैसे फाइंड आउट करना है, वही KVL इक्वेशन। सो KVL इक्वेशन द सेम, VCC minus VCE sat, which is VCE sat क्या होती है, VCE saturation means where the collector current is maximum। और collector current maximum कब होगा, जब ट्रांजिस्टर जो है शॉर्ट हो जाए और द कलेक्टर और एमिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है 0 हो जाए, जो मैंने लेक्चर में बताया था आपको। तो इसमें आप दोबारा से अब याद रख लो कि कलेक्टर VCE sat means the voltage across collector and emitter is 0 at saturation because the the current at the collector is maximum। पूरी की पूरी वैल्यू होगी जो VCC है, बिकॉज इट इज नाउ शॉर्ट सर्किट। तो ट्रांजिस्टर जो है तो वोल्टेज जो होगी उसकी अक्रॉस 0 हो जाएगी। So VCE sat must be 0. So now VCC minus 0 divided by RC, we have this value। तो पहले पीछे में क्या था, VCC माइनस VCE, अगर इसको हम रीअरेंज कर दें इधर, IC sat इधर निकालें तो VCC माइनस VCE which was 6.93। सो 6.93 VCE आती थी उसमें जब क्यू पॉइंट हमारा एम्पलीफायर मोड में है, लेकिन जब सैचुरेशन मोड में है तो VCE मस्ट बी 0। सो 6.93 की जगह 0 आ जाएगा उसका। तो दैट विल बी 220 वोल्ट्स डिवाइडेड बाय 330 ओम्स, जो कि 330 ओम्स यहां पर है हमारे पास RC की वैल्यू, ये वाला। नाउ वी हैव दिस मच वैल्यू। उसकी वैल्यू जब हम कैलकुलेट करेंगे, अब IC कट ऑफ पहले हम फाइंड आउट करें क्या हो सकता है। वो आप जानते हैं कि सैचुरेशन पे IC करंट जो है मैक्सिमम होता है। जब लोड लाइन बनाई थी आपको उस वक्त मैंने एक्सप्लेन किया था। तो कलेक्टर करंट इज मैक्सिमम व्हेन द ट्रांजिस्टर इज इन सैचुरेशन, वो अभी मैं ग्राफ में भी बताऊंगा। एंड एट कट ऑफ
the current is zero, means the transistor is fully open. Saturation में the transistor is short, तो शॉर्ट में करंट मैक्सिमम होगा पर वोल्टेज जीरो होगी. आईसी कट ऑफ जब होगा, ट्रांजिस्टर जब कट ऑफ होगा मींस स्विच ऑफ हो गया. जब स्विच ऑफ है तो करंट फ्लो ही नहीं करेगा, तो करंट जीरो होगा आइडियल सिचुएशन में. और जब करंट जीरो होगा तो वोल्टेज मैक्सिमम होगी, सारी की सारी वोल्टेज उसके क्रॉस आ जाएगी. सो VCE इज इक्वल टू VCC. ओके, बट फॉर करंट इज जीरो एट कट ऑफ. तो हमने क्या करना है अब, ICE सैचुरेशन माइनस द क्यू पॉइंट जिस पे ऑपरेट कर रहा है, उसकी वैल्यू आ गई 21 मिली एम्पियर्स. सो दोनों का जो डिफरेंस है सैचुरेशन करंट और जो ऑपरेटिंग है जिस पे एक्चुअली ये सर्किट ऑपरेट कर रहा है, इन दोनों का डिफरेंस है 21 मिली एम्पियर्स. और ये जो कलेक्टर जो ऑपरेटिंग पॉइंट और कट ऑफ में जो डिफरेंस है दैट इज 39.6 मिली एम्पियर्स. अब इससे अंदाजा लगा सकते हैं हम कि जो ट्रांजिस्टर जहां ऑपरेट कर रहा है, जिस पॉइंट पे जो क्यू पॉइंट है, मतलब जहां ऑपरेट करता है वो क्यू पॉइंट है, तो वो क्यू पॉइंट जो है वो सैचुरेशन के मोर क्लोज है, ज्यादा क्लोज है. सो इट इज मोर क्लोजर टू द सैचुरेशन पॉइंट, बिकॉज इन दोनों का डिफरेंस 21 मिली एम्पियर है, थोड़ा कम है. 39 मिली एम्पियर डिफरेंस है कट ऑफ और क्यू पॉइंट पे, थोड़ा सा ज्यादा है. तो इट मींस इट इज मोर क्लोज टू द सैचुरेशन. तो थोड़ा सा हायर वैल्यू ही होगी बेस करंट की भी. इससे अंदाजा लगा सकते हैं, वो भी दिखाता हूं. सो क्यू पॉइंट इज इन क्लोजर टू द सैचुरेशन देन द कट ऑफ, ये यहां से हमने देख लिया. सो इससे हम अब क्या करेंगे, जो सैचुरेशन मैक्सिमम पीक वेरिएशन जो होगी ऑफ द कलेक्टर करंट, क्योंकि जब हम देखते हैं स्टेबलाइजेशन जब हमने किया था उसकी वैल्यू उसका करेंगे हम बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करके. तो लेकिन बिफोर दैट ये जो है हम ये जानते हैं कि वेरिएशन होती है क्यू पॉइंट की, और वो वेरिएशन विद इन लिमिट होगी तो स्टेबलाइज्ड है वो सर्किट. अगर लिमिट के बाहर निकल जाएगी जो वेरिएशन है क्यू पॉइंट की, तो इसका मतलब है ट्रांजिस्टर बर्न हो सकता है, वो जो हम उसमें लेक्चर में कर चुके हैं. अब यहां से हम अब फाइंड आउट कर लेंगे पीक करंट ऑफ बेस. तो बेस में अब पीक करंट क्या है, तो आईसी पीक हमें पता चल गया 21 मिली एम्पियर. सैचुरेशन का जो ये इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो ये है 21, and that will be the maximum variation that it can have this circuit. तो इस सर्किट की मैक्सिमम वेरिएशन 21 मिली एम्पियर होगी, इसके ऊपर नहीं हो सकती. इसके ऊपर अगर करेंगे तो बर्न हो सकता है सैचुरेशन के ऊपर. तो वो हो गया हमारा पीक 21 मिली एम्पियर. बीटा हमारे पास आ गया 200. सो ये ओके. सो ये हम जानते हैं फॉर्मूला, IC इज इक्वल टू बीटा इंटू IB, ये हम फॉर्मूला जानते हैं. तो हमने इसको रीअरेंज कर दिया, IB इज इक्वल टू IC बाय बीटा. तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 21 मिली एम्पियर डिवाइडेड बाय 200, दैट इज 105 माइक्रो एम्पियर्स. जैसे पहले हमने क्या किया था, IC इज इक्वल टू बीटा इंटू IB, तो हमारे पास जो IB की वैल्यू थी 198 माइक्रो एम्पियर्स थी, जो यहां से निकाली थी. सो ऑपरेटिंग एट, सो द क्यू पॉइंट है 190 माइक्रो एम्पियर. यहां पर क्यू पॉइंट सॉरी यहां पर अब वैल्यू आ गई 105 माइक्रो एम्पियर. तो इट मींस जो पीक वैल्यू है इसकी बेस करंट की वो 105 माइक्रो एम्पियर है. अब ग्राफिकली हम देखते हैं. तो ग्राफिकली हम जानते हैं कि ये सैचुरेशन पॉइंट है. मैं आइडियल सिचुएशन की बात कर रहा हूं. इन रियलिटी थोड़ा सा डिफरेंस तो रहेगा, क्योंकि वो एग्जैक्टली जीरो रेजिस्टेंस होता नहीं है. VC सैचुरेशन जो है एग्जैक्टली जीरो नहीं होती है कभी भी एक्चुअल में, बट आइडियली इट इज जीरो.
सो ये 0 पॉइंट है जो मैंने आपको जब लोड लाइन बनाई थी तब बताया था मैंने आपको। सो दिस इज द वैल्यू एट द सैचुरेशन, दिस इज द वैल्यू एट द कट ऑफ। तो ये क्यू पॉइंट हमने फाइंड आउट किया, इसको यहां से हमने ड्रॉ करना हमने देखा हुआ है लेक्चर में कैसे ड्रॉ करते हैं। तो ये हमारा क्यू पॉइंट हो गया आईसी क्यू पॉइंट, आईसी क्यू, ये हमारा वीसीई क्यू हुआ, और ये हमारा आईबी क्यू हुआ, ये वाला ये पॉइंट। और आईबी पीक हमने निकाल लिया यहां से। तो इस तरह से हम जानते हैं कि ये जो क्यू पॉइंट और पीक पॉइंट क्या होगा कि इसके ऊपर ज्यादा मैक्सिमम वो वेरिएशन नहीं हो सकती। तो ये एक बेसिकली एक तरीका है जो हम थ्योरी जब हम कर रहे थे तो हमने यही एक मैंने आपको स्टेप्स बताए थे कि पहले इनपुट लूप की केवीएल करना है, फिर आउटपुट लूप का केवीएल करना है, और फिर एनालाइज करते जाना है कि कौन सा वेरिएबल मिसिंग है, कौन सा वेरिएबल हमें फाइंड आउट करना है। तो इसी से हमने वही स्टेप्स हमने फॉलो करके तो ये फाइंड आउट कर लिया। तो इससे मैंने सारा कवर कर दिया कि आईसी सैचुरेशन भी आपको पता चल जाए, वीसीई सैचुरेशन भी पता चल जाए, आईसी कट ऑफ भी पता चल जाए। वीसी कट ऑफ क्या होती है? वीसी कट ऑफ इज इक्वल टू वीसीसी, मैक्सिमम वैल्यू। यहाँ कट ऑफ है तो वोल्टेज यहाँ मैक्सिमम होगी, करंट जीरो होगा क्योंकि वाई एक्सिस पे ये जीरो, एक्स एक्सिस पे 20 वोल्ट। तो ये भी मैं आपको लेक्चर में बता चुका हूं, और इस अब न्यूमेरिकल में भी ये हो गया कि यू कैन इजिली नो दैट वीसी सैचुरेशन की वैल्यू कैसे पुट करनी। और यहां से हमने अब दोनों का जब डिफरेंस लिया तो वो हमारे पास पीक वैल्यू आ गई कि दिस इज द मैक्सिमम वेरिएशन दैट वी कैन हैव। ठीक है, तो ये 60 है, ये 30 है, ये वाला 60 है, ये 30 है, 39 है, इन दोनों का डिफरेंस इतना है। तो इट मींस कि 60 के ऊपर ये जा नहीं सकता, सैचुरेशन करंट यहां से ऊपर जा नहीं सकता। 39 है क्यू पॉइंट, तो इसकी वेरिएशन जो है यहां से लेके क्यू पॉइंट से लेके यहां तक हो सकती है आईसी सैचुरेशन की। तो ये जो मैक्सिमम अब करंट है वो 21 मिली एम्पियर है, इसके ऊपर पीक नहीं जा सकती वेरिएशन की। तो उसी हिसाब से फिर हमने आईबी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली कि मैक्सिमम वेरिएशन कितनी हो सकती है, 105 माइक्रो एम्पियर। तो मींस कि अगर क्यू पॉइंट 190 माइक्रो एम्पियर है प्लस 105 माइक्रो एम्पियर, ऑलमोस्ट 300 माइक्रो एम्पियर्स हो गया। सो मींस 300 माइक्रो एम्पियर से ऊपर बेस करंट हम नहीं फ्लो कर सकते इस सर्किट में। तो ये एक्चुअल करंट है, क्यूसेंट पॉइंट जो यहाँ फ्लो हो रहा है बेस करंट जो है ये वाला 190 माइक्रो एम्पियर। लेकिन हमने ये फाइंड आउट कर लिया कि ये सर्किट तब तक बर्न नहीं होगा, तब तक डिस्ट्रॉय नहीं होगा अगर इसकी मैक्सिमम लिमिट जो है बेस करंट की 198 प्लस 105 माइक्रो एम्पियर तक रहे। तो मींस क्या, कल यहाँ यहाँ लोड जो है, लोड अगर हमें और वैल्यू ज्यादा चाहिए, मान लो 39 की जगह हमें 50 चाहिए, 50 माइक्रो मिली एम्पियर चाहिए एट दी आईसी करंट जो कि स्पीकर की तरफ जा रहा है। पहले स्पीकर था 39 में मिली एम्पियर का, अब हमें चाहिए 50 मिली एम्पियर का स्पीकर। तो उसके लिए हमें अब इतना मालूम है कि 198 प्लस 105 माइक्रो एम्पियर का करंट यहाँ फ्लो कर सकते हैं। वन मीन्स के 303 माइक्रो एम्पियर मैक्सिमम वैल्यू। 303 से ऊपर चला जाएगा ये करंट अगर, तो ट्रांजिस्टर बर्न हो जाएगा। और वो कैसे हमने फाइंड आउट कर दिया, ये कर लिया है। तो मैक्सिमम वेरिएशन इज 105 माइक्रो, तो इसके ऊपर प्लस 100 माइक्रो एम्पियर जा सकता है। और ज्यादा देंगे तो इट मींस द ट्रांजिस्टर इज नॉट गोइंग टू वर्क। तो ये प्रैक्टिकल भी दिखा दिया, ये न्यूमेरिकल भी कैसे कैलकुलेशन करना है, ग्राफिकली भी यहाँ पर कैसे इसकी वेरिएशन हो रही है, ये सब इस एक में आपको ये समझ आ गई। आपको फिर भी किसी ने मिस कर लिया हो तो वो लेक्चर ये रिकॉर्ड देख लेना। एनी डाउट इन दैट? उसमें है किसी को डाउट? हाँ बोलो।
बोलो। मैंने आपको एक न्यूमेरिकल में एक एक पॉइंट बता दिया है, अगर डाउट है तो आप बता दो, लेकिन जब लेक्चर में अगर कुछ रह गया हो किसी का, तो वो दोबारा से वीडियो लेक्चर देख सकता है जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कोई ओके डाउट है सर। बताओ। ओके सर। हेलो। कोई नो सर, डाउट नो। है? आवाज नहीं आ रही है। नहीं सर, नहीं है कोई डाउट। अच्छा अच्छा अच्छा। ये दूसरा भी मैं बता देता हूं आपको। बिल्कुल सिंपल है ये चीजें, बस बात है कि थोड़ा सा समझने की जरूरत है। बिल्कुल सिंपल है। इलेक्ट्रॉनिक्स इज वेरी वेरी सिंपल, अगर समझ में आ जाए, और इतना आसान है आपको लगेगा कुछ भी नहीं है मुश्किल। अ, अब ये भी एक सर्किट है, अगेन अ बायसिंग सर्किट। तो इसको देख के आप अंदाजा फिर लगा सकते हो, ये फिक्स्ड बायस सर्किट है। तो इसको अब मैं ज्यादा डिटेल में नहीं करूंगा, लेकिन थोड़ा सा आपको बताऊंगा। अब इसमें ये चीजें मान लो फाइंड आउट करनी है। उसमें तो हमने वो फाइंड आउट किया था कि जैसे लोड लाइन के ऊपर, मैंने आपको उस वक्त भी बताया था कि लोड लाइन के ऊपर ही क्यू पॉइंट शिफ्ट करता रहेगा। अब वो कितना शिफ्ट करेगा वो हमने अ, उस वक्त देखा था कि वेरिएशन कितनी हो सकती है मैक्सिमम। तो अब न्यूमेरिकली भी हमने देख लिया कि कैसे वेरिएशन कैलकुलेट करते हैं, कि उसके ऊपर वेरिएशन नहीं कर सकते, मैक्सिमम वेरिएशन शुड बी लाइक दिस। तो वो सैचुरेशन और कट ऑफ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कट ऑफ से ऊपर नहीं जाना चाहिए और सैचुरेशन से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो अब वहां से हमने फाइंड आउट कर लिया कि क्यू पॉइंट वेरी कैसे होता है, कहाँ कहाँ होता है। और अ, अब ये करना है कि एक सेम एम्पलीफायर सर्किट है हमारे पास, सेम है, बस थोड़ा सा बाइसिंग सर्किट में फर्क है। तो वो अब हमारे पास बाइस्ड ट्रांजिस्टर सर्किट दोबारा से है। अब ये वाला थोड़ा सा सर्किट अलग है, अगेन कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। अब इस अगेन बाइस्ड सर्किट, जो ये वाला बाइस्ड सर्किट है, इसमें अब हमने दूसरा एनालिसिस करना है। अब हमने क्यू पॉइंट और क्यू पॉइंट वेरिएशन, सैचुरेशन कब है, कट ऑफ, वो नहीं, अब वो हो चुका करेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करके। अब हमने करना है कि इस एम्पलीफायर का अब दूसरा एनालिसिस क्या है। वो दूसरा एनालिसिस क्या है कि वोल्टेज गेन कितनी है, इंपीडेंस कितना है, वगैरह वगैरह। तो इससे हमें पता चलेगा कि गेन अब हमने फाइंड आउट करना है एक्चुअल एम्पलीफायर का। पीछे जो गेन था, वो बीटा जो गेन था, वो ट्रांजिस्टर का गेन है, सिंपल ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर है ये वाला भी, वो भी एनपीएन तो उस एनपीएन ट्रांजिस्टर का गेन है। अब हमें पूरे सर्किट का गेन चाहिए। तो वो गेन की बात मैंने जब आरई मॉडल पूरा एक्सप्लेन किया था तब आपको बताया था कि आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज, वो हम उस हिसाब से देखते हैं। और उसके लिए फिर हमें आउटपुट इंपीडेंस और इनपुट इंपीडेंस फाइंड आउट करना होता है। तो आउटपुट इंपीडेंस और इनपुट इंपीडेंस पे डिपेंड करता है कि कितना इस एम्पलीफायर का गेन होगा, जो एक्चुअल सर्किट है। अब पूरे सर्किट का गेन अब हमें पता करना है। सो वी नीड टू फाइंड आउट ऑल दीज 4 पैरामीटर्स। तो अगेन सेम थिंग, केवीएल लगाना है हमें। अब हमारे पास ये एक सर्किट है आर ई, इसमें एक एडिशनल रेजिस्टेंस है, इसको हमने बाईपास नहीं किया। तो आर ई जो एडिशनल रेजिस्टेंस है हमारे पास, ये भी हम अब हमने इसमें इंक्लूड करना है। तो आपको मैं पहले जब बाइसिंग किया था ये वाला, तो सेम सर्किट है, फिक्स्ड बाइस विद एमिटर रेजिस्टेंस। तो फिक्स्ड बाइस विद एमिटर रेजिस्टेंस, तो ये हम कर चुके हैं। तो ये हमने केवीएल पहले इनपुट लूप में ली, फिर आउटपुट लूप में। तो इनपुट लूप की केवीएल वाज दिस, वीसीसी, दिस इज वीसीसी इज इक्वल टू आई बी इंटू आर बी, आई बी इंटू आर बी, क्योंकि ये वीसीसी कनेक्टेड है, आई बी इंटू आर बी प्लस वीबीई
प्लस VBE प्लस IE इंटू RE प्लस IE इंटू RE, ये पूरा हमारा इनपुट सर्किट बन गया, जो हम उस वक्त बाइसिंग सर्किट में ये सारा कर चुके हैं। तो इसको रीअरेंज किया तो ये हमारी वैल्यू आ गई। इफ वी वांट टू कैलकुलेट IB, so for calculation of IB, rearranging this equation we get this। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। सेम फॉर द कलेक्टर इमिटर लूप, अगर हमें वो कुछ आउटपुट पैरामीटर्स भी अगर फाइंड आउट करने हैं तो फिर हमें ये एक लूप इक्वेशन भी चाहिए, KVL इक्वेशन। तो ये KVL इक्वेशन भी आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। VCE विच इज द आउटपुट कलेक्टर इमिटर वोल्टेज is equal to the supply VCC, which is this, minus IC into RC plus RE। तो ये हो गया। तो इसी को यूज करके हमने यहां से इनपुट लूप की ये इक्वेशन हुई जो अभी स्लाइड में दिखाया, सेम वो जो हम कर चुके हैं लेक्चर में, एग्जैक्टली सेम। तो उसको जब हमने फाइंड आउट किया या कैलकुलेट किया फॉर IB, तो ये हमारी वैल्यू आ गई 35 माइक्रो एम्पियर। इसी से हमारे पास IE की वैल्यू आ गई विच इज बीटा प्लस 1 IB, तो ये आ गई हमारी वैल्यू 4 मिली एम्पियर। तो अब हम जानते हैं कि RE की वैल्यू क्या होती है जब हम RE मॉडल कर रहे थे। सो थर्मल वोल्टेज डिवाइडेड बाय द IE, तो ये हमारे पास आ गया ऑलमोस्ट 6 ohms। सो जो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रांजिस्टर इज 6 ohms, यहां से हमने फाइंड आउट कर लिया। सो अब ये कंडीशन हम पहले कर चुके हैं, तो अगर इसी कंडीशन को हम अप्लाई करते हैं दैट द आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्रांजिस्टर इज very much large compared to RC and RE, जो हम उस वक्त कंडीशन कर चुके थे। सो इफ वी अप्लाई दिस कंडीशन, तो फिर हम इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 27.6 किलो ओम्स। तो फिर हम ये भी जानते हैं कि हमारे पास जो ये इम्पीडेंस है, जो बेस सर्किट, क्योंकि इफ वी लुक फ्रॉम दिस साइड, तो ये हमारा जो इम्पीडेंस है यहाँ पर, तो वो इनपुट इम्पीडेंस होगा यहाँ पर। इफ वी लुक फ्रॉम दिस साइड, ये दैट विल बी अवर इनपुट इम्पीडेंस और दिस इज अवर आउटपुट इम्पीडेंस। किसी ने मिस किया है तो वो पीछे लेक्चर्स देख सकता है, जिसमें मैंने इनपुट इम्पीडेंस और आउटपुट इम्पीडेंस एक्सप्लेन किए हैं। सो अगेन this is an input impedance from the input side if we look from the input side, and this is the output impedance if we are looking from the output side or the load side। तो हमारे पास अब ये क्या हुआ, जो बेस लेवल पे जो जो बेस का जो इम्पीडेंस है, बेस का इम्पीडेंस क्या हुआ, दैट विल बी RE प्लस RE। जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, जो डायनेमिक रेजिस्टेंस है ट्रांजिस्टर का, प्लस द एमिटर रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय बीटा। बीटा टर्म कहां से आई वो भी मैंने आपको उसमें एक्सप्लेन किया है लेक्चर में, कि बीटा RE कहां से आता है, वो आपको वहां देखना पड़ेगा। तो ये हम उसी को ही अब न्यूमेरिकल कर रहे हैं। तो बीटा इंटू RE प्लस RE, बिकॉज इसमें RE को हमने अभी यहां इंक्लूड किया है, we have connected an RE over here, the emitter resistance denoted by the capital R capital E। तो इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, the impedance at the base। और ये अब हम अगर अब टोटल इनपुट इंपिडेंस अगर हमें फाइंड आउट करना है, तो टोटल इनपुट इंपिडेंस हुआ दिस वन, बीटा RE प्लस द एमिटर रेजिस्टेंस प्लस plus means the combination of this one internal resistance and the emitter resistance as well as the base resistance।
तो बेस रेजिस्टेंस, जो बेस के ऊपर जो रेजिस्टेंस है उसका भी कॉम्बिनेशन, और वो भी मैं आर ई मॉडल में आपको बता चुका हूं कि उसमें इसको जब जीरो करेंगे, डीसी वैल्यू को जीरो करेंगे, तो ये वाला रेजिस्टेंस यहाँ पर ग्राउंड के साथ कनेक्ट हो जाएगा, तो हमारा आर ई मॉडल कंप्लीट हो जाएगा। तो आर ई मॉडल में ऑल द रेजिस्टेंसेस आर इन पैरेलल। तो इन इसका जो ये वाला जो रेजिस्टेंस है, जो इम्पीडेंस है, और ये वाला जो रेजिस्टेंस है आर बी, इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन हुआ। सो वी हैव अ टोटल इनपुट इम्पीडेंस। Total input impedance is due to this emitter resistance, which is over here, due to the internal resistance which is Re, जो यहां पर है, ये वाला बेस और एमिटर के बीच में था Re, आपको लेक्चर देखना पड़ेगा। Re was the resistance across base and emitter, वो जो VBE का वाला रेजिस्टेंस था। तो ये VBE वाला रेजिस्टेंस Re हुआ प्लस रेजिस्टेंस एट एमिटर आर ई, इन दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ जेड बी, ये वाला। और ये वाला रेजिस्टेंस जो है ये पैरेलल में है दोनों। ये रेजिस्टेंस जब आर ई मॉडल निकालेंगे तो ये वाला ग्राउंड के साथ कनेक्ट हो जाएगा, डीसी को जीरो करेंगे। सो ये यहां दिखाया हुआ है, यहाँ पर ये वाला आर बी इज इन पैरेलल टू द जेड बी। तो ये हमारा टोटल इनपुट इंपिडेंस आ गया, विच इज this one 50, almost 59 kilo ohms, और आउटपुट इंपिडेंस इज इक्वल टू आरसी इफ वी आर अप्लाइंग दिस कंडीशन। ये कंडीशन अगर अप्लाई करते हैं तो वो भी हम देख चुके हैं, उसमें जब हम ये वाली कंडीशन अप्लाई करते हैं तो पैरेलल कॉम्बिनेशन आर ओ और आर सी का जो होगा वो ऑलमोस्ट इक्वल टू आर सी होगा, और फिर इसकी वैल्यू इतनी आ गई। तो ये सारा रिवीजन ही हो रहा है, ये लेक्चर में हम कर चुके हैं। अगर सबने वो लेक्चर देखा है तो उनके लिए आराम से ये हो जाएगा, अगर किसी ने मिस किया तो वो देखो जाके। और इसी तरह से हम, और ये आप कोई मिस कर गया है तो ये ज़रूर आप याद रख लेना। मैं अगर दिखाता हूँ इसमें फिर दोबारा, अगर कोई मिस कर गया है ये है। सो दिस इज बीटा आर ई, ये आर ई मॉडल बनाया है, तो आर ई मॉडल मैं आपको बता चुका हूं, बट ये एक बताने के लिए बीटा आर ई प्लस आर ई, ये एक कॉम्बिनेशन हुआ, सीरियल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। ये हो गया हमारा जेड बी, दिस इज कॉल्ड जेड बी, जो अभी मैंने न्यूमेरिकल में बताया, कोई भी नाम दे दो इसको, बट दिस इज एन इम्पिडेंस एट द बेस। Now for the total input impedance we have to use this also. So now this one RB is in parallel to beta RE plus RE. इन दोनों का टोटल पैरेलल कॉम्बिनेशन करके जो टोटल इंपिडेंस आएगा दैट विल बी द इनपुट इंपिडेंस, वही हमने किया है। और ये कंडीशन जो है आर, जो ये वाली कंडीशन है, तो ये आप जानते ही, दिस इज आर ओ एंड दिस इज आर सी। तो हो गया। तो नाउ वो अगर ये कंडीशन लगाई तो नाउ पैरेलल कॉम्बिनेशन एट द आउटपुट इंपिडेंस, जो कि आर सी और आर ओ दोनों पैरेलल में कंबाइंड होते हैं, वो भी मॉडल में हमने किया है। आर ओ इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल टू आर सी, तो वो दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन हुआ विच इज ऑलमोस्ट सेम एज आर सी। सो वी हैव अ टोटल वैल्यू ऑफ दिस वन। और अगर आर ओ इन पैरेलल टू आर सी भी करोगे तो ऑलमोस्ट सिमिलर वैल्यू आएगी इसकी, तो इसलिए आर ओ को हमने निग्लिजिबल कर दिया। तो अगर वो हम कंडीशन लगाते हैं तो वो हमने यहाँ सेटिस्फाई भी कर दी, यहाँ से अंदाजा होता है कि आर ओ इज 10 टाइम्स लार्जर देन आर सी। आर सी है दिस वन 2.2 किलो ओम्स। ठीक है, अब आ जाती है बारी वोल्टेज गेन की।
So now this voltage gain is output divided by input. So this is the output voltage and this is the input voltage. और वो जो मैंने सिंप्लीफाई करके हमने फॉर्मूला निकाला था, तो वो आप उसको यूज कर सकते हैं। मुझे फिर पीछे जाना पड़ेगा, आपको लेक्चर वो देखना पड़ेगा, उसमें ये सारे हमने फॉर्मूले किए हुए हैं। तो ये सारे कर लिए हैं हमने, ZB का भी कर लिया था, ZB ये आ गया, ZB इन पैरेलल टू RB, ये ZI आ गया, ZO इज इक्वल टू RC, क्योंकि हमने वो क्या है वो कंडीशन लगाई है। और फिर उसी हिसाब से हमने वोल्टेज गेन फाइंड आउट करना है, विच इज V आउट डिवाइडेड बाय V इन। V आउट की वैल्यू हम जानते हैं IC इंटू RC, जो आउटपुट है। सो आउटपुट करंट इंटू RC, तो आउटपुट करंट है बीटा इंटू IB, ये वाला। सो दिस इज अ कलेक्टर करंट। तो दिस वन कि हमारा आ गया V आउट, V इन आ गया IB इंटू ZB। तो वो जब हम इसको रीअरेंज करेंगे तो ये आ जाएगी वैल्यू, इन सबको यूज करेंगे। सो VI बाय ZB इज IB। तो यहाँ पर जब हम वैल्यू फाइंड आउट कर, जब इसको रीअरेंज करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी। ये हम कर चुके हैं लेक्चर में। तो बस इसको ही यूज करना है, AV इज इक्वल टू बीटा RC डिवाइडेड बाय ZB। वो हमने यूज किया। तो नाउ द वोल्टेज गेन इज 3 टाइम्स, ऑलमोस्ट 4 टाइम्स। तो ये हो गया। तो ये सारी चीजें हमने फाइंड आउट कर ली, RE की वैल्यू, इनपुट इम्पिडेंस, आउटपुट इम्पिडेंस एंड द वोल्टेज गेन। सो ट्रांजिस्टर का जो गेन है, वो करंट गेन बीटा जो है, दैट इज 120। लेकिन जो वोल्टेज गेन पूरे सर्किट का है वो है 3 टाइम्स और 3.8। तो अगर गेन को इंक्रीज करना है, तो गेन को अगर इंक्रीज करना है, RC की वैल्यू आप यहां से इंक्रीज कर सकते हो, और RC की वैल्यू इंक्रीज हो गई तो गेन की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, यहीं से अंदाजा हो जाएगा। और ZB की वैल्यू कम करनी पड़ेगी, जो इंपीडेंस है इनपुट पे इंपीडेंस कम करना पड़ेगा। तो अगर इनपुट पे इंपीडेंस कम करते हैं तो हमारी वोल्टेज गेन ज्यादा आ जाएगी। लेकिन ये सीधा सीधा डायरेक्टली नहीं करना होता है, हर चीज की लिमिटेशन है और डिसएडवांटेजेस हैं, और वो मैं आपको बता चुका हूं कि इनपुट इंपीडेंस और आउटपुट इंपीडेंस, इनपुट इंपीडेंस लो नहीं होना चाहिए। तो मींस Z इनपुट इंपीडेंस की वैल्यू लो करेंगे तो कर सकते हैं, लो करेंगे तो वैल्यू AV की ज्यादा ही आएगी, क्योंकि डिनोमिनेटर लो है, तो ये वैल्यू अपने आप ज्यादा हो जाएगी। लेकिन वो डिसएडवांटेज है, उससे एम्पलीफायर काम नहीं करता है। तो मैथमेटिकली पॉसिबल बट प्रैक्टिकली इट्स नॉट। तो वो मैं आपको लेक्चर में बता चुका हूं कि इनपुट इंपीडेंस क्यों हाई चाहिए, व्हाट इज द रीजन। तो वो आपको उसमें देखना पड़ेगा। तो ये हुआ, ये आगे ये भी सेम ही है, बार ये रेपिटेशन ही है, बस वही चीज आपको फिर करनी है कि इनपुट इम्पिडेंस कैसे फाइंड आउट करना है, ये है। अब सारा मैं आपको बता चुका हूं, बस आपको एक बार गो थ्रू करना है। तो कुछ चीज आपको याद ना रहे तो आप उसको, एक दो चीजें होती हैं, एक आपको रिमेंबर करनी है, चीज याद रखनी है, एक आपको अंडरस्टैंड करनी है। क्योंकि बिना अंडरस्टैंड किए, बिना समझे वो नहीं हो सकता। कुछ चीजें होती हैं वो याद रखनी पड़ती हैं, जैसे फॉर्मूला कोई ऐसा हो गया वो याद कर लिया, लेकिन कुछ फॉर्मूले आपको याद नहीं करने, वो समझने हैं। तो ये दोनों चीजें हैं, तो आपको वो देखना है। और ये आपको लेक्चर एक बार जरूर दोबारा देखना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर यहाँ पर आप मिस कर रहे हो, क्योंकि ऑनलाइन है, ऑनलाइन में तो मुझे लगता है काफी चीजें मिस भी होती होंगी, तो फिर भी इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूं कि आपको कोई मिस हो गया तो एक बार दोबारा उसको देख लो। जब दोबारा देखोगे तो फिर हर चीज समझ आ जाएगी।
तो अगर किसी ने पूरी तरह से ये लेक्चर देखा ही है तो उसको आ जाएगी, और फिर भी रह गया है कुछ तो वो आप दोबारा से देख लो। बाकी वो जो चीज है मैंने मंगवाई हुई है जिसमें हैंड रिटन साथ साथ चलता रहे, वो अभी फिर थोड़ा सा कर्फ्यू लगे हुए हैं, चीजें आ नहीं रही, मुझे लगता है नेक्स्ट वीक आ जाएगी, नेक्स्ट वीक आ जाएगी तो फिर वो करेंगे। लेकिन तब तक मैं ये चीजें स्टेप बाय स्टेप फिर भी बता रहा हूँ, एक एक फॉर्मूला आपको पूरा टाइम लेके बता रहा हूँ, एक एक चीज टाइम देके बता रहा हूँ और रिपीट भी कर रहा हूँ। तो मुझे नहीं लगता मुश्किल आनी चाहिए इसमें, क्योंकि केवीएल सबको पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता है तो वो बहुत खराब काम है, कि अगर वो कह रहा है केवीएल नहीं समझ आ रहा है तो वो बड़ी खतरनाक चीज है, कि केवीएल तो समझ आना बड़ा जरूरी है, वो तो अब हाथों पे चढ़ा होना चाहिए। और ओम्स लॉ भी पता होना चाहिए कि ये जो फॉर्मूला लगाए ये तो सिंपल ओम्स लॉ, और इसमें जो मैं अभी जो फॉर्मूले बताए आपको ये सारे, और ये पहले भी कर चुके हैं हम, तो हम रिपीट कर रहे हैं। तो इसमें आपको केवीएल, केसीएल, रीअरेंजिंग ऑफ द इक्वेशंस, ये तो सब आपको पता ही होनी चाहिए। कुछ नहीं है, सिंपल केवीएल इक्वेशंस हैं, इनपुट सर्किट, आउटपुट सर्किट, और कुछ कंडीशंस के हिसाब से सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस है, और ओम्स लॉ है। यही तो तीन हम कर रहे हैं, ओम्स लॉ कर रहे हैं, केवीएल कर रहे हैं, और सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस कर रहे हैं, बस। तो यही है। तो ये मैंने अभी दो कर लिए क्वेश्चन, एक तो कर लिया आरई मॉडल के ऊपर जो अभी किया ये वाला, और एक कर लिया कि एक सिंपल सर्किट है, और नेक्स्ट में कल मैं एक और करूंगा जिसमें आरई मॉडल साथ में ड्रॉ भी करूंगा। तो ये आरई मॉडल जो अभी मैंने दिखाया था आपको, सेम वही चीज है। तो ये अभी क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स हो गए, कल भी करूंगा दो न्यूमेरिकल्स, तो फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। कल कल वैसे एक न्यूमेरिकल से भी काम चल जाएगा, क्योंकि अब काफी डिटेल्ड मैंने समझाया है, एक न्यूमेरिकल से भी काम चल जाएगा, क्योंकि आपको खुद भी थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। मैं होमवर्क भी दे सकता हूँ कि ये मैं न्यूमेरिकल आपको दे रहा हूँ, आप इसको करके दो, लेकिन वो करेंगे कभी। तो आप ये दो न्यूमेरिकल से काफी समझ आ जाएगी। कल एक और करेंगे, और फिर मैं आपको साथ में कल एक और चीज करवाने वाला हूं कि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स क्या हैं इन ट्रांजिस्टर सर्किट्स के। तो वो मैं प्रैक्टिकल सर्किट्स भी आपको यहाँ दिखाऊंगा, कि जो रियल वर्ल्ड में जो आप चीजें देखते हो वो इन ट्रांजिस्टर से कैसे बनती हैं, वो भी मैं कल उसमें वो चीजें बताऊंगा, तो आपको और क्लियर होगा। तो काफ़ी चीज़ें जो हैं बेसिक ट्रांजिस्टर सर्किट से ही बनी होती हैं, तो वो कुछ एग्जांपल्स, कुछ एप्लीकेशंस आपको बताऊंगा मैं। मेरे ख्याल से हो गया। एनी डाउट इन दैट? नो सर। ठीक है, तो फिर भी आप लेक्चर को एक बार देख लेना जो वीडियो है, और फिर भी कोई डाउट आता है तो फिर नेक्स्ट वीक मुझे पूछना, किसी को भी। लेक्चर्स को देखो, तो कोई चीज़ मिस हो गई उसको देखो, और मैं थोड़े से एक दो प्रॉब्लम्स आपको जब नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे तो पिछले टॉपिक के ऊपर दो तीन अनसॉल्व्ड एग्जांपल्स दे दूंगा, आप उनको करना। उसमें कोई डाउट आता है तो फिर हम बाद में डिस्कस करेंगे, तो वो एक तरह का आपका एक प्रैक्टिस हो जाएगी। सर ये जो पीपीटी है इसको शेयर कर दीजिए ना। क्या है? सर जो पीपीटी अभी सर है उसको शेयर कर दीजिए ना। हाँ, पीपीटी मैंने शेयर की हुई है, उसमें सर अभी वाली शेयर नहीं ड्राइव की पे। हाँ, ये वाली वो पहले भेजी हुई है मैंने, सबसे पहले। इसका जो लेक्चर 4, 5, 6 के नाम से है, अगर उसमें कुछ चीजें मिसिंग होगी, हाँ ये वाले न्यूमेरिकल्स हो सकता है मिसिंग हो, तो मैं ऐड कर दूंगा। हाँ हाँ ठीक है, मैं ये कर दूंगा, कर दीजिएगा। और नेक्स्ट नेक्स्ट वाली क्लास है जो नेक्स्ट वीक हमने करना है टॉपिक, तो उसकी भी स्लाइड्स मैं भेज दूंगा। ओके सर। तो ओके फिर आज के लिए। ओके सर, थैंक यू सर।